नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं वेव अखबार लाइव। संसद में 2 रोज पहले बजट पेश हुआ। उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश हुई। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आपको बताती है कि सरकार ने पिछली बार जो गोल तय किया था, जो टारगेट तय किया था, उसमें सरकार कहां तक पहुंची। और बजट यह बताता है कि अगले 1 साल में सरकार क्या करने वाली है। ये एक अजीब बात है कि इस बार सरकार ने अगले 25 साल का टारगेट सेट किया है। जो बात प्रधानमंत्री ने कही या वित्त मंत्री ने कही कि ये बजट जो है ये अगले 25 साल का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने पेश किया गया है। और इसमें जिस तरीके की बातें कही गई हैं, जिस तरीके की योजनाएं बताई गई हैं, इन योजनाओं का टारगेट जो है इसको आप अचीव करने में कम से कम 2 से 3 साल या आने वाले 10 साल के अंदर आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। विपक्ष ने इस बजट को नकारा। आमतौर पर होता यही है कि सत्ता पक्ष स्वीकारता है और विपक्ष नकारता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर जब बजट का एनालिसिस टीवी चैनलों में होता है तो हम केवल और केवल इनकम टैक्स के स्लैब की बात करते हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब में आपको राहत मिली कि नहीं मिली, और आम आदमी की राहत को केवल इनकम टैक्स की राहत से जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स हिंदुस्तान में बहुत छोटा सा हिस्सा बनता है, लेकिन टैक्स का जो बोझ है, जो हम आजकल जो जीएसटी जिसकी बात कर रहे हैं या जीएसटी के तौर पर जो हमसे वसूला जाता है, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर वो टैक्स हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। अब बात यह है कि आपकी जिंदगी की जो महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं वो क्या हैं। आपकी जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं, या बजट में आपकी जो आवश्यकता की जो चीजें हैं उनको किस तरीके से उन पर खर्च किया गया है या किस तरीके की कटौती की गई, इससे यह तय होता है कि आपका जो टोटल जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा या आपका लाइफ स्टाइल किस तरीके से नीचे गिरेगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो अलग अलग जो हम जो ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिसमें हम शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, जब हम उसके बजट की एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितना एलोकेशन किया गया और उसमें टारगेट क्या अचीव किए गए, तब हमको ये बात समझ में आता है कि ये बजट हमारे लिए लाभदायक है या हमारे लिए नुकसानदायक है। सबसे पहले मैं बहुत जल्दी से एक बात आपको जो शिक्षा के बजट के लिए क्या कुछ किया गया है, हम उस पर एक जल्दी से एक प्रतिक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में भी निराश किया सरकार ने। कोरोना काल में स्वास्थ्य के साथ शिक्षा का भी नुकसान हुआ है। ये 2 क्षेत्र प्राथमिक माने जाते हैं। माना जा रहा था सरकार इसमें बजट बढ़ाएगी, पर सरकार ने इस क्षेत्र में भी निराश किया है। आरटीआई फोरम का कहना है कि 2021 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और निजी स्कूलों के नामांकन में 8.1% की गिरावट देखी गई। शोध से पता चलता है कि महामारी के दौरान ग्रामीण इलाकों में केवल 8% बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन अध्ययन कर रहे थे। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि 6 से 13 साल की आयु वर्ग के 42% बच्चों ने स्कूल बंद होने के दौरान किसी भी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा का उपयोग नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु के 80% बच्चों के ऑनलाइन सीखने का स्तर स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थिति के दौरान सीखने की तुलना में काफी नीचे रहा। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ई विद्या कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 चैनलों तक विस्तारित करने की घोषणा करके अपना दायित्व पूरा कर लिया। समग्र शिक्षा अभियान पर आवंटन में 6,333 करोड़ की थोड़ी वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये 38,860 करोड़ रुपए के महामारी के पहले वाले स्तर से भी कम ही है। कोविड-19 महामारी ने हाशिए के समुदायों के बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऐसे में हैरत की बात है कि माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर पहले की तमाम नीतियों और नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोहराने के बावजूद ये बजट शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% निवेश से काफी नीचे रहा है।
मैं इसमें बहुत ज्यादा इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें कोरोना काल में, जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है, तब सरकार से ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बजट में कुछ ज्यादा प्रावधान करे, शिक्षकों की भर्ती करे। लेकिन ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे कोरोना काल में अगर आप ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में देखते हैं, उसमें भी ये बात निकल के सामने आती है। और असर नाम की एक संस्था है, उसने एक जो सर्वे किया है वो ये बताता है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या निजी स्कूलों की तुलना में इस पूरे कोरोना काल में बढ़ी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों की आर्थिक जो स्थितियां हैं वो डावाडोल हुई है। और उसके बाद ये बात मैं केवल दिल्ली की नहीं कर रहा, दिल्ली में ये चीजें निकलकर कई बार आई हैं कि वहां पर सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है, लेकिन ये पूरे देश भर की बात है कि जहां पर सरकारी स्कूलों में, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये देखते हैं कि 11 लाख से ज्यादा शिक्षकों की जगह खाली पड़ी है पूरे देश के अंदर, और इन्हें भरने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है, तो यह बड़ा एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी चीज जो पूरे कोरोना काल में जो सरकार ने जो ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा एक जो सिस्टम चलाया, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है ग्रामीण इलाकों में केवल 8% बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले पाए हैं। सवाल है कि अगर रिपोर्ट्स अगर इस तरीके की बातें कर रही हैं, तो ये बात हमको समझना चाहिए कि किस तरीके का असर हमारी एजुकेशन के ऊपर पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सबसे जो वंचित क्लास है, जिसमें हम आमतौर पर बच्चियों की बात करते हैं, क्योंकि जब हम स्कूलों में ड्रॉप आउट्स की बात देखते हैं, जब ड्रॉप आउट्स की संख्या देखते हैं, जो बच्चे पहली से लेकर 5वीं तक और 5वीं से लेकर 8वीं तक जो बच्चों की जो पढ़ाई होती है, 12 तक पहुंचते पहुंचते जो बच्चों की संख्या लगातार गिरती जाती है, उसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं। और अगर इस ड्रॉप आउट की बात करते हैं तो इसमें बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए नेशनल स्कीम फॉर इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसका बजट सरकार ने लगभग जो 1 करोड़ रुपया रखा है, जो एक तरीके से इसे खत्म ही करने की बात हुई है। तो कुल हम जो बजट में जिस तरीके का एक एनालिसिस होता है, उसमें जो बेसिक जो मैं बता रहा था। दूसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम सरकार जो ये दावे करती है कि सरकार ने बजट में एलोकेशन बढ़ा दिया है, या सरकार ने बजट में प्रावधान जो राशि है अलग अलग योजनाओं के लिए वो बढ़ाई है, तो उसको वो सरकार का एक प्रोपेगंडा होता है। इसलिए प्रोपेगंडा होता है क्योंकि जब सरकार टोटल जब अपनी बजट को बढ़ाती है, तो उसमें अलग अलग जो योजनाएं होती हैं या जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग प्रावधान जो बजट में जो एलोकेशन होता है, वो राशि मुद्रास्फीति और महंगाई के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। जब आपके टोटल बजट बढ़ता है तो ये राशि भी बढ़ती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस राशि में आप कितना अलग अलग योजनाओं में या जो वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, जो आम आदमी से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, उस पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। निश्चित तौर पर अपर क्लास है, उसके पास उसकी जेब में पैसा होता है, वो एजुकेशन को खरीद सकता है, वो हेल्थ को खरीद सकता है। मिडिल क्लास जो शहरों में रहता है, उसके पास भी ये सुविधा होती है कि वो प्राइवेट एजुकेशन खरीद सके या प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को अफोर्ड कर सके। लेकिन जो गांव के अंदर रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, जिनको सरकार गरीबी रेखा के नीचे बताती है, या प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो पूरी जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को सरकारी जो योजनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से मदद मिलती है और आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपके बजट में, अगर हेल्थ में या एजुकेशन में या वेलफेयर स्कीम्स में जब आप बजट बढ़ाते हैं, तो उसका असर सीधे तौर पर हिंदुस्तान के एक बड़े आवाम को होता है। लेकिन हमारे देश में इस तरीके की चीजें, हमारे देश में वोट मांगने के जो तरीके हैं, या हमारे देश में जो डिबेट करने के जो तरीके हैं, वो हिंदू मुसलमान ज्यादा होता है, वो धर्म पर ज्यादा होता है, वो जाति पर ज्यादा होता है, वो वेलफेयर स्कीम्स पर कम होता है। ये इन वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ना कोई मीडिया डिबेट करता है, ना कोई विपक्ष डिबेट करता है, ना कोई सरकार डिबेट करती है। ये कुछ
हिस्से हैं, समाज के अलग अलग सेक्शन में काम करने वाले, जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं या जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या अब किसान आंदोलन में जो लोग एक संगठन जो निकल कर आया है, संयुक्त किसान मोर्चा या ट्रेड यूनियंस हैं, ये अलग अलग सेक्शंस के चीजों को निकाल कर सामने रखती हैं, लेकिन इनकी आवाज इतनी कमजोर हो जाती है या इस तरीके से ये बात निकल के आती है कि आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, या वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते कि इन चीजों का उनकी जिंदगी में कितना महत्व है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि किस तरीके से बजट का हमको हिस्सा देखना चाहिए। जो बजट की बढ़ोतरी हुई है वो एक बात है, लेकिन हिस्से की बात अगर हम करें तो वो एक अलग बात है। मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन का जो बजट है ये 2014-15 से 2.8% है, जो अब जाके बढ़ा है। रिवाइज जो है 2020-21 में, पिछले साल की मैं बता रहा हूं, जो रिवाइज जो बजट है वो 3.1% है। मतलब ये कोरोना काल में जब आपको एजुकेशन या आपके सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथ करने की जरूरत थी तो 3.1% रहा, और इस बार के जो बजट है उसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं उसमें आपने एजुकेशन के बजट को मुद्रास्फीति के हिसाब से और कम कर दिया। ये स्थिति हेल्थ में भी है। हेल्थ में आप ये हिंदुस्तान के 125 करोड़ 135 करोड़ लोगों के लिए टोटल जो हेल्थ है उसमें 1.3% ही बजट एलोकेट होता था अभी तक। इस बार जब कोरोना काल जो बढ़ा है, जब कोरोना काल में इतने लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया है, जिसमें ये सरकार ये प्रचार करती है कि हम लोग मुफ्त वैक्सीन दिए हैं, या बजट या अनुसंधान के ऊपर एक खर्च किया गया है जो बड़ा हिस्सा, उसके बाद जो आपके बजट का टोटल बजट का जो हिस्सा पहुंचा है वो 2.1% पहुंचा है। 1 मिनट में हम जल्दी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बजट में हेल्थ का स्थिति क्या है। कोविड संकट के बावजूद स्वास्थ्य बजट में गिरावट। कोविड-19 महामारी की पहली 2 लहरों के दौरान देश को जिस अभूतपूर्व मानवीय आपदा का सामना करना पड़ा और अल्प संसाधन वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार से ये उम्मीद की गई थी कि वह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य बजट बढ़ाएगी, लेकिन लोगों की उम्मीदों के विपरीत 2022-23 के बजट में 2021-22 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 7% कमी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट को देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन 79,251 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान 88,665 करोड़ से मात्र 586 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि एक मामूली वृद्धि है। अगर हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करते हैं तो इसका मतलब बजट में वास्तविक रूप से 7% की गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बजट का आवंटन वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट 0.382% से घटाकर 2022-23 के लिए 0.346% कर दिया है। इसका मतलब ये भी है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता कम कर दी है। कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2.35% से घटकर 2.26% हो गया है। जहां तक कोविड से संबंधित व्यय का संबंध है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11,940 करोड़ था और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान 16,545 करोड़ था, जो कि बहुत कम साबित हुआ था। 2022-23 में कोविड संबंधित कार्य के लिए महज 226 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पहले आवंटित किए गए 35,000 करोड़ में भारी कटौती की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संसाधनों में कमी हो सकती है, जिससे कि सभी को कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं। विशेष रूप से भविष्य के टीकाकरण की जरूरतें और बच्चों के लिए टीकाकरण है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख योजनाओं में से एक है। वर्ष 2019-20 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए बजट आवंटन में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 में NHM पर वास्तविक व्यय 37,080 करोड़ रुपए था, लेकिन अब 2022-23 में NHM के लिए आवंटन केवल 37,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
जो कि मात्र 80 करोड़ रुपए की गिरावट नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में ये 4106 करोड़ रुपए की कटौती है। सरकार ने कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा प्रदान करने का प्रावधान भी कम कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट 813 करोड़ रुपए से वर्ष 2022-23 में महज 226 करोड़ का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आवंटन में कटौती प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कई मुद्दे हैं, जिन्हें वर्तमान बजट के तहत कम कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में संबल योजना के लिए आवंटन वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन 587 करोड़ रुपए से घटाकर 562 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए आवंटन में 150 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए आवंटन स्वास्थ्य के कुल बजट का महज 3% है। वर्ष 2020-21 में स्वास्थ्य अनुसंधान पर वास्तविक व्यय स्वास्थ्य बजट का 3.8% था, जो वर्तमान बजट में घटकर 3.6% रह गया। 2021-22 के बजट में आईसीएमआर को 2358 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस वर्ष आवंटन को घटाकर 2198 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वास्तविक रूप से 17% की गिरावट है। बजट में वित्त मंत्री महोदया ने एक विशेष राष्ट्रीय टेलीमानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP और केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संस्थानों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। NMHP को महज 40 करोड़ का मामूली आवंटन दिया गया है, जो कि 2019-20 के बाद से समान है। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रति व्यक्ति हर साल केवल 30 पैसे खर्च करने के बराबर है। तो सीधी बात है कि जो हम बजट की जिसकी बात करते हैं वो पिछले बार की तुलना में करीब 7% बजट की कटौती की गई है। एक और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इस सरकार की एक फ्लैगशिप योजना जो सरकार लेकर आई है, वो लेकर आई है मेंटल हेल्थ पर। और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो मेंटल हेल्थ में इस बार बहुत कुछ करने वाली है, जबकि वास्तविकता यह है कि केवल 40 करोड़ रुपया इस मेंटल हेल्थ की सिस्टम के लिए खर्च किया गया है। मात्र ये जो पूरी जो योजना है सरकार की, इसके लिए मात्र 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना ही प्रावधान 2019-20 में सरकार ने अपने बजट के अंदर रखा था, लेकिन इस बार सरकार उसको फ्लैगशिप योजना के तरीके या अपने एक विशेष योजना की तरीके से उसको पेश कर रही है। और अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो प्रति व्यक्ति केवल और केवल 30 पैसे प्रति व्यक्ति एक खर्चा निकल कर आता है। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि ये जो फ्लैगशिप योजनाओं को सरकार जिस तरीके से प्रचारित करती है, क्या वास्तव में उतना सरकार दे रही है, या अगर आप 30 पैसा प्रति व्यक्ति अगर खर्च करते हैं तो क्या इसके कुछ आउटकम्स निकल के आ पाएंगे, या केवल ये आपके प्रचार का एक हिस्सा होगा जिसमें आप ये बता पाएंगे कि हमने इस बार मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, मैं बहुत टुकड़ों में कुछ मुद्दों के ऊपर ही बात करने वाला हूं इस बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसके एनालिसिस बहुत सारे अभी तक आ चुके हैं या आने वाले होंगे, क्योंकि अभी बजट का जब डिबेट होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। मैं केवल कुछ चीजों की बात कर रहा हूं। एक और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो है एग्रीकल्चर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 13 महीने से किसान धरने पर बैठा हुआ है, और जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में जो इलेक्शन चल रहा है उसमें किसान एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। किसानों की एक पार्टी भी खड़ी हो गई है जो चुनाव लड़ रही है इस पंजाब के अंदर। दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या निर्मला सीतारमण की बात करें, जब उन्होंने बजट पेश किया और उन्होंने जब बजट का एनालिसिस किया, प्रधानमंत्री ने जब अपने कार्यकर्ताओं को समझाया, तो 1 घंटे के भाषण में कम से कम 35 से 40 मिनट तक उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की है। साथियों, आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। देश की कृषि को
नेचुरल बनाने पर भी अभूतपूर्व फोकस है। दोनों पहलू पर हम बल दे रहे हैं। आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी हो, खर्च में बचत हो, साथ साथ बैक टू बेसिक, हमारी ये धरती माता बर्बाद न हो, हमारी धरती माता की उपजाऊ शक्ति खत्म न हो, और इसलिए केमिकल मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती। साथियों, इसके कारण किसानों की जो खेत में इन्वेस्टमेंट खर्च होता है, लागत घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। कृषि को ये अधिक लाभकारी बनाएंगे। साथ साथ ये बीमारियों से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा अभियान भी है, जिसका सबसे अधिक लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा। देश के अनेक हिस्सों में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। छोटा किसान, और हमें ये देखना होगा, जब हम किसान की बात करते हैं तब हमारी प्राथमिकता छोटा किसान ही रहनी चाहिए। 80-85% हमारे छोटे किसान हैं। अगर एक बार हमारा छोटा किसान मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है, देश की ग्रामीण जीवन बदल जाता है। और इसलिए हमने इस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के 60 से 65% लोगों को कवर कर रहा है, और जब आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर रही है तब केवल एग्रीकल्चर ग्रोथ है जो आपके पूरे सेक्टर को संभाले हुए है या आपकी पूरी इकोनॉमी को कंधा दिए हुए ही है। और इसीलिए चूंकि प्रधानमंत्री ने धरनारत किसानों से यह वादा भी किया था कि वो उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, जब धरना चल रहा था और प्रधानमंत्री ने जब पूरे देश से माफी मांगी थी। लेकिन उसके बाद क्या बजट के अंदर निकल के आया, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक और चीज है, सरकार एक मैं केवल जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसका हम केवल एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि 2016-17 में एग्रीकल्चर जो आपकी जो टोटल जो ग्रोथ है उसमें जो आपका एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो 6.8% था, जो पिछली बार घट के 3.6% रह गया, और इस बार थोड़ा सा वो बढ़ के 3.9% हुआ। इसका मतलब है कि जो सरकार जो ये वादा कर रही थी कि हम किसानों की इनकम दोगुनी करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में कुल मिला के जो अभी पिछले बार की तुलना में जो अभी है, चूंकि मुद्रास्फीति के हिसाब से थोड़ी सी इनकम बढ़ी है, 8,000 रुपए के करीब थी एनुअल इनकम, जो बढ़ के 11,000 हुई है। लेकिन अगर सरकार के इन आंकड़ों के हिसाब से जो सरकार डबल इनकम की बात कर रही थी वो जाकर 21,000 के आसपास होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार पूरे के पूरे बजट से कुछ चीजें हैं जो गायब हुई। एक गंगा योजना सरकार की इस पूरे के पूरे बजट से गायब हो गई। दूसरी स्मार्ट सिटी योजना गायब हो गई। तीसरा, किसानों की इनकम दूसरे करने का वादा, दोगुना करने का जो वादा लंबे समय से जो चला आ रहा था, वो भी इस बजट से गायब हो गया। जबकि ये लगातार 2014-2015 के बाद से सरकार ने लगातार एक टारगेट फिक्स किया था कि हम 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। क्या हुआ? इनकम दुगनी नहीं हुई, लेकिन वो मुद्दा गायब हो गया। अब एक नया टारगेट जो फिक्स हुआ है वो 25 साल में है। अब आपको एक अमृत काल दिखाया गया है कि आप 25 साल बाद आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। तो बहरहाल कुल मिला के हम लोग एग्रीकल्चर को लेकर भी एक एनालिसिस देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इस पूरे मामले में असल में है क्या, और किसानों को सरकार ने वास्तव में कुछ दिया है, या जैसा किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, वो वास्तव में ऐसा है। कृषि क्षेत्र में बजट की स्थिति। कृषि क्षेत्र की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ लंबे समय तक किसानों का आंदोलन चला, दूसरी तरफ सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि बजट में किसानों के लिए काफी कुछ किया गया। खुद पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अधिकतम समय किसानों की भलाई के मुद्दे पर ही बात की, पर सच्चाई आंकड़ों से पता चलती है। किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी थी, पर गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद पिछले साल की तुलना में कम हुई। लाभान्वित किसानों की संख्या में 17% की गिरावट और खरीदी गई मात्रा में 7% की गिरावट आई है। वहीं कुल बजट में कृषि और उससे जुड़े हुए गतिविधियों का हिस्सा 4.3% से गिरकर
3.8% हुआ है। अब जब हम 2022 में हैं, किसान भी अपनी आय दोगुनी होने के समाचार का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2016 में घोषित किए जाने के बाद कि किसानों की आय 6 साल के भीतर दोगुनी हो जाएगी, हर बजट भाषण और कृषि पर हर भाषण में सत्तारूढ़ द्वारा पार्टी ने इस वादे को दोहराया। अब हम 2022 तक पहुंच गए हैं और वित्त मंत्री ने इसका जिक्र तक नहीं किया। आंदोलन के दौरान जहां किसान सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं बजट भाषण में केवल 1.63 करोड़ किसानों से धान और गेहूं की खरीद का उल्लेख किया गया है, जो देश के सभी किसानों का लगभग 10% है। धान और गेहूं के मामले में भी बजट भाषण से पता चलता है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में खरीद में गिरावट आई है, जबकि वित्त मंत्री ने गर्व से घोषणा की कि 2021-22 में गेहूं और धान की खरीद 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान को कवर करेगी और 2.37 करोड़ एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। ये आंकड़े 2020-21 की तुलना में एक गंभीर कमी को दर्शाते हैं, जब 197 लाख किसानों से 1286 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई और किसानों को 2.48 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए वादे को लागू करने के लिए पीएम आशा योजना 2018 में बहुत धूमधाम से लाई गई थी। इसके अंतर्गत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर किसान को घोषित एमएसपी मिले। इस प्रमुख योजना का आवंटन एमएसपी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की कहानी कहता है। ये 1500 करोड़ रुपए से गिरकर 500 करोड़ रुपए से गिरकर 400 करोड़ रुपए और इस साल सिर्फ 1 करोड़ रुपए रह गया। इस वर्ष मूल्य समर्थन योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए आवंटन 1500 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष वास्तविक व्यय 3,596 करोड़ था। ये राशि 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के बीच की तुलना में बहुत कम है, जो कि किसानों द्वारा देश भर के बाजारों में प्राप्त वास्तविक मूल्य और एमएसपी के बीच अनुमानित कमी है। मनरेगा के लिए आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के सापेक्ष कम कर दिया गया है। हालांकि पिछले कई वर्षों के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण गरीबों को बनाए रखने के लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कोविड महामारी संकट भी शामिल है। 2020-21 में वास्तविक व्यय 1,11,169 करोड़ था। 2021-22 में संशोधित अनुमान 98 करोड़ था, जबकि 2022-23 के लिए ये बजट आवंटन को घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया है। 2021-22 में संशोधित अनुमान 98,000 करोड़ था। किसानों के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और सुधार के कोई संकेत नहीं है। कई राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हट गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का अपना राज्य गुजरात और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई प्रमुख राज्य शामिल हैं। पीएम किसान योजना को 12 करोड़ किसानों के साथ शुरू करने और 15 करोड़ किसानों तक कवरेज का विस्तार करने की घोषणा की गई थी। 3 साल बाद भी ये 67 करोड़ के आवंटन के साथ केवल 11 करोड़ किसानों तक पहुंच पाया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना में 2021-22 में 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन केवल 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इसे आरकेवीवीआई के विस्तारित छत्र के नीचे समाहित कर दिया गया है। आरकेवीवीआई योजना में पिछले साल 3,712 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से केवल 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो कुल मिला के कृषि से जुड़े जो बजट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो 4.26 से घट के 3.84 हो गया है। एमएसपी जो सरकार जो किसानों की डिमांड थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाई जाए, लेकिन सरकार इस बार फिर 2 ही चीजें जो हैं, धान और गेहूं, केवल उन्हीं की खरीद की बात की है, लेकिन उसमें भी जो टोटल जो बजट है उसमें भी कमी कर दी गई है। और दूसरा, जो एनरोलमेंट होने वाले किसान हैं उनकी संख्या में भी कमी कर दी गई है। ग्रामीण विकास के बजट को भी सरकार ने घटाया है। दूसरी चीज है कि
पीएम आशा योजना जो है उसमें भी घटाया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो टोटल जो बजट आवंटित किया गया है उसमें भी कटौती की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी, उसमें बहुत सारे स्टेट उससे विड्रॉ कर गए हैं, जिसमें एक गुजरात भी एक स्टेट है जिसने अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो शामिल नहीं है। उसका कारण है क्योंकि किसानों को उससे राहत नहीं मिल पाती है। सरकार अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देती है और किसान भी अपना हिस्सा देता है, लेकिन जब फसल का नुकसान होता है तो जो जिस तरीके के उसमें प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों से किसानों को उतना फायदा नहीं हो पाता है। अब मैं एक और सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप योजना है जो इस बार सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री ने भी जिसका बड़ा प्रचार किया, वो है ऑर्गेनिक खेती की बात। ऑर्गेनिक खेती को लेकर मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं। श्रीलंका में जो बदहाली का बड़ा कारण है वो ये है कि उन्होंने एक झटके में केमिकल खत्म करके पूरी जो खेती है उसको वो ऑर्गेनिक खेती में ले आए, जिसकी वजह से वहां पर आर्थिक बदहाली हो गई। हमारे यहाँ पर यह हाल नहीं है। सरकार पहले से ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इस बार सरकार ने एक नई योजना लेकर आई है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कॉरिडोर तैयार कर रही है जो गंगा के किनारे है। ये स्कीम भी सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसका सरकार ने काफी प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद इस बारे में काफी बोला है, काफी बातचीत की है और कहा है कि ये इस योजना के बाद जो पानी जो केमिकल जो बहकर गंगा के अंदर आता है उसके ऊपर रोक लगेगी और इससे के सहारे आप गंगा की सफाई भी कर पाएंगे। मैं एक सीधी जो गणित है, एक गणित इस पूरे योजना को लेकर मैं केवल उसके ऊपर बात करता हूं। गंगा की टोटल जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। अब 5 किलोमीटर के हिसाब से अगर दोनों तरफ अगर हम लेते हैं दोनों तरफ के हिस्से को, तो ये हो जाती है 12,000 किलोमीटर। ये कॉरिडोर जो है इसकी जो टोटल लंबाई होगी, अगर इसको हम उत्तराखंड से शुरू करें और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए अगर लेकर जाएं तो ये 12,000 किलोमीटर होती है। अब 1 किलोमीटर में 147.105 एकड़ जमीन होती है। 1 वर्ग किलोमीटर में 247.105 एकड़ जमीन होती है। अब अगर इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 29,65,260 एकड़ जमीन होगी जिस पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपकी जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपकी जो खेती का खर्चा है वो काफी कम होगा। तो जो जीरो बजटिंग की जो बात प्रधानमंत्री ने पहले भी अपने एक भाषण में की थी और अब वो बजट में भी दिखाई दे रहा है, जो जीरो बजटिंग है वो ऑर्गेनिक खेती का ही मामला है। अब अगर हम बात करें तो सरकार इसके लिए इस योजनाएं चलाती है। उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है, बिहार में भी चल रही है। बिहार सरकार सालाना 1 एकड़ पर 11,500 रुपए देती है जो उन लोगों को जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, अनुदान दिया जाता है। अब अगर इस हिसाब से हम टोटल जो जमीन जो मैंने आपको बताया 29,65,260 एकड़ जमीन, उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 3,410, इस पूरी जमीन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 3,410 करोड़ रुपया बनता है जो सरकार को अनुदान किसानों को देना है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। लेकिन इस पूरे बजट के अंदर ना प्रधानमंत्री के भाषण में ये शब्द कहीं सुनाई दिया बजट का बात, वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट को कहीं बताया है कि सरकार ने इस फ्लैगशिप योजना के लिए कितना बजट रखा है। तो कुल मिला के आने वाले वक्त में अगर यही रहा तो हो सकता है अमृत काल में ये भी एक जुमला साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।